रात के करीब 10 बज रहे थे। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित पलामू किले के चारों ओर फैला घना जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़े सोया हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाजें और सूखी पत्तियों के सरसराने की सरसराहट गूंज रही थी। एक सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी किले के टूटे हुए बाहरी रास्ते पर आकर रुकती है। गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और 4 लड़के बाहर निकलते हैं। सुमित, माइक चेक कर ले भाई। आज का कंटेंट हमारे चैनल को सीधे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार कराएगा। पलामू फोर्ट एक नाइट। सोचो थंबनेल कितना धांसू बनेगा। यार आर्यन, मुझे तो अभी से अजीब लग रहा है। झारखंड के इस इलाके में रात को वैसे भी कोई नहीं आता और हम सीधे खंडहर के अंदर जा रहे हैं। अबे डर मत सुमित, भूत कुछ नहीं होता। चलो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं। चारों दोस्त अपनी अपनी भारी फ्लैशलाइट जलाते हैं। जैसे ही मुख्य द्वार के करीब पहुंचते हैं, अंधेरे में से अचानक एक टॉर्च की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है। कौन है वहां? रुकिए, आगे मत बढ़िए। एक अधेड़ उम्र का लोकल गार्ड हाथ में लाठी और पुरानी टॉर्च लिए झाड़ियों के पीछे से बाहर आता है। उसके चेहरे पर सख्त झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सा खौफ था। अरे अंकल, डरिए मत, हम कोई चोर नहीं है। हमारा YouTube चैनल है। हम बस इस किले का एक छोटा सा वीडियो बनाने आए हैं। बाबू, दिन में जितना मर्जी वीडियो बनाओ, सरकार मना नहीं करती, लेकिन सूरज डूबने के बाद इस चौखट के पार पैर रखना अपनी मौत को दावत देना है। लौट जाओ यहाँ से। अरे अंकल, क्या मौत को दावत देना? आप लोग भी ना बस कहानियों में जीते हो। यहाँ ऐसा क्या है भला? गार्ड अपनी लाठी जमीन पर मारता है। ये कहानी नहीं है बाबू, आंखों देखा सच है। सदियों पहले राजा मेदिनी राय के दौर में इस किले का एक सेनापति था। उसने मरते दम तक इस मिट्टी और अपने राजा की रक्षा की थी। वो सेनापति आज भी मरा नहीं है। उसकी आत्मा आज भी इस किले को एक जिंदा आलीशान शाही दरबार समझकर उसका पहरा देती है। उसके लिए समय रुक चुका है। रात के अंधेरे में जो भी इस किले के अंदर घुसता है, सेनापति उसे इस राज्य का दुश्मन समझता है और वो घुसपैठियों को सिर्फ एक ही सजा देता है, सीधे मौत। आज तक रात को अंदर गया कोई भी इंसान सुबह अपने पैरों पर लौटकर वापस नहीं आया। गार्ड की यह खौफनाक कहानी ब्लॉगर्स को डराने के बजाय और भी ज्यादा फैसिनेट कर देती है। आर्यन के दिमाग में तुरंत ख्याल आता है कि ये स्टोरी अगर वो अपने ब्लॉग की शुरुआत में डालेगा तो वीडियो वायरल होना तय है। अंकल, आपकी कहानी बहुत जबरदस्त है। चलिए, हम नहीं जा रहे हैं अंदर। अब ये बताइए, यहाँ पास में कोई चाय की दुकान या रुकने की जगह है? यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे मेन रोड पर एक ढाबा है, वहीं चले जाओ। और ठीक है अंकल, हम वहीं जा रहे हैं। थैंक यू। चारों दोस्त मुड़ते हैं और वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही गार्ड आश्वस्त होकर अपनी चौकी की तरफ जाने के लिए मुड़ता है, आर्यन बाकी तीनों को रुकने का इशारा करता है। कबीर, सुमित, रोहन, सुनो, जैसे ही गार्ड अंदर जाए हम पीछे वाली टूटी दीवार के रास्ते अंदर घुसेंगे। ऐसा कंटेंट रोज रोज नहीं मिलता। यार आर्यन, उसने साफ साफ मना किया है। मुझे वो कहानी सच लग रही है। शट अप, वो बस गांव वालों के अंधविश्वास है ताकि कोई यहाँ रात को आकर तोड़ फोड़ ना करे। चल सुमित, कैमरा ऑन रख। जैसे ही गार्ड की टॉर्च की रोशनी दूर होती है, चारों दोस्त दबे पांव दौड़ते हैं। किले के पीछे के हिस्से में एक जगह से दीवार पूरी तरह ढही हुई थी। आर्यन सबसे पहले उस मलबे के ऊपर चढ़ता है और अंदर कूद जाता है। उसके बाद कबीर, रोहन और अंत में हिचकिचाते हुए सुमित भी अंदर आ जाता है। चारों दोस्त अब पलामू किले की मुख्य इमारत के अंदर थे। चारों तरफ भयंकर घोप अंधेरा था। हवा इतनी शांत थी कि उनका अपनी ही सांसों की आवाज सुनना भारी लग रहा था। वे अपनी टॉर्च ऑन करते हैं
और चारों टॉर्च की रोशनी के घेरे उस खौफनाक अंधेरे को चीरने की कोशिश करते हैं। चारों दोस्त मुख्य लॉबी में आ चुके थे। बाहर जंगल में जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, अंदर आते ही वो भी थम गई। यहाँ का सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त सदियों पहले कहीं थम गया हो। हवा में एक अजीब सी सिलन और पुरानी सड़ती हुई लकड़ियों की गंध थी। सो गाइस, हम गार्ड को चकमा देकर पलामू किले के ठीक बीचों बीच पहुंच चुके हैं। यहाँ का माहौल भाई ये एकदम नेक्स्ट लेवल है। चारों तरफ बस अंधेरा है और हमारी टॉर्च की रोशनी। सुमित का हाथ कैमरा पकड़े हुए थोड़ा कांप रहा था। वो टॉर्च को बार बार ऊपर की नकाशीदार छतों और काले पड़ चुके खंभों पर घुमा रहा था। आर्यन, ब्लॉग की शुरुआत अच्छी हो गई है, अब थोड़ा सा आगे का शूट करके निकलो यार। मुझे सच में यहाँ सफोकेशन महसूस हो रहा है। आर्यन ने सुमित से कैमरा ले लिया। कबीर आगे बढ़ते हुए अपनी टॉर्च एक बड़े से कॉरिडोर की तरफ चमकाता है और उस गलियारे के दोनों तरफ पुराने जमाने के कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे टूटे पड़े थे। चलो उस बड़े वाले कमरे के अंदर चलते हैं, वहां कुछ अलग मिल सकता है। चारों दोस्त एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लंबे गलियारे में आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक पूरी जगह की हवा एकदम बर्फीली ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। भाई, अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई? मोबाइल देखना, क्या टेम्परेचर गिर गया है? जैसे ही रोहन अपना फोन निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, उनके ठीक पीछे कॉरिडोर के अंधेरे कोने से सूखी पत्तियों पर किसी के भारी कदमों की आहट आती है। चारों एक साथ झटके से पीछे मुड़ते हैं और अपनी चारों टॉर्च की रोशनी उस कोने पर मारते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा। कोई जानवर होगा यार, जंगली बिल्ली या चमगादड़। तुम दूसरे राज्य के घुसपैठिए हो। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने चारों के खून को जमा दिया। वो आवाज इतनी भारी थी कि पूरी दीवारें उस आवाज से कांप उठी। तुम दुश्मन के जासूस हो। इससे पहले कि चारों में से कोई चिल्ला पाता या भाग पाता, उनके ठीक सामने हवा में उड़ते हुए काले धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी और उसके हाथ में एक विशाल भारी शाही तलवार चमक रही थी। सुमित, सेनापति ने अगले ही पल उसकी विशाल तलवार हवा में लहराई। तलवार सीधे कबीर के सीने के पार हो गई और उसकी लाश भारी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरी। कबीर, भागो भागो यहां से। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख तीनों का दिमाग सुन्न हो गया। तीनों अपनी टॉर्च फेंककर पागलों की तरह अलग अलग दिशाओं में चीखते हुए भागे। दहशत में सुमित और रोहन एक तरफ दौड़ पड़े, जबकि आर्यन अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ के अंधेरे में गायब हो गया। किले का वो शांत गलियारा अब चीखों और भागने के कदमों की आवाज से दहल उठा था। सुमित और रोहन बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह गलियारे में सीधे दौड़ रहे थे। डर के मारे उनका दम फूल रहा था और फेफड़े फटने को हो रहे थे। रोहन, तेज भाग भाई, वो हमारे पीछे आ रहा होगा। इधर नीचे रास्ता है, चल। दौड़ते दौड़ते रोहन को जमीन के नीचे जाती हुई पुरानी पथरीली सीढ़ियां दिखाई दी जो किसी गुप्त सुरंग की तरफ जा रही थी। दोनों बिना सोचे समझे उन सीढ़ियों से नीचे कूद गए। आर्यन कहाँ गया? वो हमारे साथ नहीं आया क्या? मुझे नहीं पता, अब पीछे नहीं जा सकते, आगे चल। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सुरंग की चौड़ाई कम होती जा रही थी। दीवारें इतनी संकरी हो चुकी थीं कि दोनों के कंधे पत्थरों से रगड़ खा रहे थे। अचानक रोहन का पैर आगे किसी चीज से टकराया और वो रुक गया।
उसने अपनी कांपती हुई टॉर्च की रोशनी सामने मारी। सामने ठोस पत्थरों की एक दीवार थी। रास्ता आगे से पूरी तरह बंद था। वो एक पुरानी संकरी बंद कोठरी थी। नहीं नहीं नहीं, ये रास्ता तो बंद है। रोहन, वापस चलो, हम गलत रास्ते पर आ गए। वे जैसे ही वापस भागने के लिए मुड़े, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस रास्ते से वे अभी अभी दौड़कर अंदर आए थे, वहां अब कोई रास्ता नहीं था। उनकी आंखों के सामने एक भारी और प्राचीन पथरीली दीवार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो किले के पत्थरों ने खुद हिलकर उस रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया हो। ये कैसे हो सकता है? अभी हम तो इसी रास्ते से आए थे। ये दीवार यहाँ कैसे आई? कोई है? बचाओ! आर्यन, अंकल, कोई तो बचाओ! तभी कोठरी की सिलन भरी पथरीली दीवारों के भीतर से वही भयानक शाही आवाज आई। घुसपैठियों, तुम्हारी यही सजा है। तुम जीवन भर इसी अंधकार में सड़ोगे। नहीं, हमें बाहर निकालो। हम जासूस नहीं हैं, प्लीज। उन्होंने दीवारों को अपने नाखूनों से खुरचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस छोटी सी बंद कोठरी के अंदर की बची कुची ऑक्सीजन खत्म होने लगी। टॉर्च की पीली रोशनी में सुमित और रोहन एक दूसरे का हाथ पकड़े दम घुटने के कारण फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। उस घूप अंधेरी भूल भुलैया में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ आर्यन अकेला ही अंधेरे रास्ते से भाग रहा था। वह हाँफता हुआ गिरता पड़ता किसी तरह बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, उसने ठंडी हवा महसूस की। वो सीधे किले के विशाल मुख्य आंगन में जाकर गिरा। डर और थकान के कारण उसके पैर जवाब दे चुके थे। उसके हाथ से उसका कीमती कैमरा छूटकर कहीं दूर जा गिरा। तभी अचानक हवा में प्राचीन ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख की भारी आवाजें गूंजने लगी। आर्यन ने चौंक कर अपनी आंखें मली। उसकी आंखों के सामने पूरा नजारा एक पल में बदल चुका था। वो टूटा फूटा जर्जर खंडहर गायब था। उसकी जगह एक आलीशान चमकता हुआ शाही दरबार खड़ा था। दीवारों पर लगी लोहे की मशालें खुद ब खुद धमकती आग के साथ जल उठी थी। दरबार की दोनों तरफ रेशमी कपड़ों और कीमती आभूषणों से सजे दर्जनों दरबारी, मंत्री और हाथों में भाले लिए सैनिक कतार में खड़े थे। सामने एक ऊंचे नकाशीदार सोने के सिंहासन पर साक्षात राजा मेदिनी राय मुकुट पहने गंभीर और राजसी मुद्रा में बैठे थे। महाराज की जय हो। महाराज, महल के गुप्त प्रांगण में एक विदेशी घुसपैठिया पकड़ा गया है। इसके वस्त्र हमारे राज्य के नहीं हैं और इसके पास कुछ अजीब तांत्रिक यंत्र भी हैं। यह निश्चय ही हमारे शत्रु राज्य का कोई जासूस है। सिंहासन पर बैठे राजा ने अपनी गहरी वज्र जैसी भारी आवाज में कहा, यदि यह विदेशी हमारे राज्य का अहित करने आया है तो इसका अंत निश्चित है। परंतु हमारे राज्य का नियम है कि किसी को बिना प्रमाण के दंड नहीं दिया जाता। यदि यह निर्दोष है तो इसकी अग्नि परीक्षा ली जाए। आग तय करेगी कि यह कौन है। राजा का आदेश होते ही दरबार के ठीक बीचों बीच की पत्थर की जमीन फटी और वहां एक विशाल हवन कुंड प्रकट हुआ। उसमें से आग की भयंकर लपटें आसमान छूने लगी। नहीं महाराज, प्लीज, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो बस एक वीडियो बनाने आया था। मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्रथम हमारे सेनापति इस अग्नि से गुजरकर अपनी पवित्रता और निष्ठा सिद्ध करेंगे। तत्पश्चात ये घुसपैठिया इस आग में उतरेगा। राजा के इशारे पर सेनापति उस धधकती हुई आग के कुंड के ठीक बीच से गुजर गया। वह आग के पार निकलकर दूसरी तरफ खड़े होकर आर्यन की ओर देखकर डरावनी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। अब बारी तेरी है।
घुसपैठिए, चल आगे बढ़। आर्यन ने मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे वही 7 फुट ऊंचा खौफनाक सेनापति खड़ा था। उसने अपने भारी लोहे के दस्ताने वाले ठंडे हाथ से आर्यन की गर्दन को दबोचा और उसे घसीटते हुए आग के कुंड के मुहाने पर ले आया। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं भूत नहीं हूँ, मैं असली इंसान हूँ, मैं जल जाऊंगा। सुमित रोहन, बचाओ मुझे। सेनापति ने अपनी पूरी ताकत से आर्यन को सीधे उस धधकती हुई आग की लपटों के बीच धकेल दिया। आग की लपटों ने एक ही पल में उसके कपड़ों और शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। पूरे दरबार में आर्यन के जिंदा जलने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। जैसे ही आर्यन की चीख शांत हुई, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा आलिशान शाही दरबार, राजा मेदिनी राय, सैनिक, मंत्री और वो धधकती आग का कुंड एक झटके में हवा में गायब हो गया। चारों तरफ फिर से वही शांत, ठंडा और सन्नाटे से भरा खंडहर पलामू किला खड़ा था। आंगन के बीचों बीच सिर्फ आर्यन की जली हुई लाश पड़ी थी। अगली सुबह वही गार्ड हाथ में लाठी लिए रोज की तरह सुबह के राउंड पर किले के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही उसे चारों तरफ एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे कबीर की कटी हुई लाश मिली। गार्ड का दिल दहल गया। उसने तुरंत अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से पुलिस को फोन लगाया। हेलो दरोगा जी, जल्दी पलामू किले पहुंचिए, यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। 4 लड़के आए थे रात को। करीब 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई किले के बाहर रुकी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। दरोगा और उनकी टीम लाशों का मुआयना कर रही थी। वे सब हैरान थे कि आखिर एक ही रात में एक लड़के को तलवार से किसने काटा, 2 का दम अंदर कैसे घुटा और चौथा आंगन के बीचों बीच कैसे जल गया, जबकि आसपास आग का कोई निशान नहीं था। कैमरा देखा गया, लेकिन उसमें सिर्फ उन चारों के वीडियोस थे और कुछ भी नहीं।